हेलो गाइस, आज हम मैकडॉनल्ड्स के हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज को पूरी तरह से इपॉक्सी से भरकर पूरे 1 साल तक रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। हमने मैकडॉनल्ड्स से एक ताजा हैमबर्गर और मजेदार फ्रेंच फ्राइज का एक बैग खरीदा और इसे घर ले आए। हमारी टेस्टर उसकी खुशबू लगते ही फौरन दौड़ते हुए आ गई। कुकी, तुम ये हैमबर्गर नहीं खा सकती क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के लिए है। तुम सिर्फ इसे सूंघ सकती हो। मैकडॉनल्ड्स के खाने से हमेशा अच्छी खुशबू आती है। वो आपके मुंह में पानी लाना जानते हैं। हमने कटलेट, टमाटर, हर्ब्स और सॉस वाला एक सादा बर्गर लिया और 1 साल बाद इसे टेस्ट करना दिलचस्प होगा। सबसे पहले सब कुछ रखने के लिए हमें एक जगह की जरूरत होगी जिसे हम इन एक्रिलिक प्लेटों से बनाएंगे। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वाह, जैसे ही हम पलटे तुम भुक्कड़ों ने आधा बर्गर खा लिया। तुम दोनों तो बहुत शरारती हो। अब हम क्या करें? हम मैकडॉनल्ड्स वापस गए और एक और बर्गर लिया। इस बार हमने उन दोनों भूखे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया और अब हमने ये 2 मिलीमीटर मोटी एक्रिलिक प्लेट्स ली। ये दोनों तरफ से बिल्कुल चपटे और शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट हैं, जिससे इसके किनारे एकदम चिकने होते हैं और जिससे हम सब कुछ एकदम साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बर्गर की चौड़ाई नापी, जो लगभग 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें उससे थोड़ा बढ़ाकर लेना है। इसीलिए हमने लकी नंबर 13 सेंटीमीटर नाप लिया। अब रूलर को प्लेट पर रखकर स्टेशनरी चाकू से प्लास्टिक पर थोड़ा गहरा निशान लगाया। इसके बाद निशान को टेबल के किनारे पर रखा और उस पर दबाव डालकर प्लेट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इस तरह हमने एक्रिलिक बॉक्स बनाने के लिए 5 टुकड़े तैयार कर लिए। हमने रबर के दस्ताने पहन लिए ताकि बॉक्स पर उंगलियों के निशान न लग जाएं। अब हमने अपना मनचाहा कंटेनर बनाने के लिए सारे टुकड़ों को स्कॉच टेप से जोड़ दिया। अब हमने कंटेनर के सभी जोड़ों पर इस तरह संभाल कर हॉट मेल्ट ग्लू लगाया ताकि कंटेनर पर कहीं छेद खुला न रह जाए और सारी इपॉक्सी बहकर मेज पर न लग जाए। इस तरह हमने बर्गर के लिए इतना छोटा कंटेनर तैयार कर लिया और फ्रेंच फ्राइज के लिए हमने और भी छोटा कंटेनर बनाया। अब इपॉक्सी रेजिन का वक्त आ गया है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, एक तो गाढ़ी रेजिन होती है और दूसरा उसे गाढ़ा बनाने वाला हार्डनर। इन्हें बराबर हिस्सों में मिलाना जरूरी है, इसीलिए हमने बिल्कुल सही मापने वाले एक चीनी तराजू का इस्तेमाल किया। अब हमने एक कंटेनर में 50 ग्राम हार्डनर और उससे 2 गुना रेजिन डाला। अब हमें सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाना है, नहीं तो रेजिन प्लास्टिक में नहीं बदलेगा। हमने एक तांबे के तार के किनारे को कई बार मोड़कर इस तरह का पेचकस नोजल बना लिया, जो एक मिक्सर की तरह काम करेगा। पांच मिनट तक मिलाने के बाद हमने इसे एक साफ ग्लास में डाला और फिर से चलाने लगे। ये समझाना मुश्किल है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन ये करना ही होगा। अब हमने कंटेनर्स के तल पर इपॉक्सी की एक पतली परत डाली ताकि इसके सख्त होते ही कंटेनर की सभी खाली जगह बंद हो जाए। साथ ही इससे हमें बर्गर रखने के लिए एक ऊंची जगह मिल जाएगी। इसी दौरान छोटे कंटेनर में रिसाव हो गया। शायद ये ठीक से चिपका नहीं था, लेकिन हमने जल्दी से अपनी गलती सुधार ली। अगले दिन रेजिन सख्त हो गया और हमने अपने बर्गर को उसकी जगह पर रख दिया। बर्गर उसमें जाकर पूरी तरह से फिट हो गया और उसके बाद भी रेजिन के लिए जगह बची थी। हमने रेजिन का एक और बैच बनाया और इस बार भी थोड़ा सा। ये बर्गर के ऊपर से डालने के लिए है। ये लेप सख्त हो जाएगा जिससे बर्गर कंटेनर के तल से चिपक जाएगा और आखिरी बार रेजिन डालते वक्त तैरेगा नहीं। हमने फ्रेंच फ्राइज के साथ भी यही किया और दोनों को रात भर के लिए छोड़ दिया। सुबह रेजिन सख्त हो गया और देखिए बर्गर टैंक के तल से चिपक गया। वैसे हमारे प्लास ग्लास में थोड़ा रेजिन बचा था और रात भर में इसे पता नहीं क्या हो गया। ग्लास अजीब तरह से मुड़ गया और जिसे देखकर हम तुरंत डर गए कि कहीं ऐसा हमारे बर्गर के साथ भी ना हो। अब हमने एक कप में आधा लीटर इपॉक्सी लिया और चूंकि हमारी कुंची अब मिलाने के लिए छोटी पड़ रही थी,
इसीलिए हमने लकड़ी की स्टिक और टाई से ऐसी कुंची बनाई। फिर इपॉक्सी को अच्छी तरह मिलाया और कोशिश किया कि इसमें छोटे बुलबुले न बने। और आखिर में बर्गर को इसमें डुबा दिया। यह प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प और दिलकश है। ये जरूरी है कि रेजिन को धीरे धीरे इसके ऊपर डाला जाए ताकि इससे सारी खाली जगह भर जाए और बर्गर के अंदर कम से कम हवा बचे। असल में इन्हीं जगहों पर बैक्टीरिया या फफूंद पनप सकती है। बर्गर से थोड़ा सा सॉस बाहर टपक गया, लेकिन हमने इसे नैपकिन से हटा दिया ताकि ये हमारा नजारा खराब न कर दे। अब ये काफी बेहतर है। कुछ मिनटों के बाद जब हमने बर्गर को पूरी तरह रेजिन में डुबो दिया, तभी एक मुसीबत सामने आ गई। बर्गर का ऊपरी हिस्सा फटकर ऊपर तैरने लगा। ये ऐसा था जैसे बर्गर ने अपना मुंह खोल दिया हो। एक तरफ तो ये अच्छा है क्योंकि इससे परतों के अंदर ढेर सारा रेजिन पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ा अजीब है। खैर, हमें एक उड़ने वाला बन मिल गया। फिर हमने वजन से उसे वापस दबा दिया। लेकिन परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। केमिकल रिएक्शन की वजह से रेजिन बहुत गर्म होने लगा और बर्गर की कुछ हिस्से उबलने लगे, जिससे बुलबुले निकलने लगे। हमें सही में इसका नतीजा नहीं मालूम, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए अब फ्राइज को भी भरकर 2 दिन के लिए रख देते हैं। हमने बची हुई रेजिन से इस स्ट्रॉबेरी को कोट कर दिया ताकि ये इसके चारों तरफ एक चीनी कैरमल जैसा दिखे। हम जानना चाहते थे कि ऐसे खोल की वजह से इसके अंदर क्या होगा। हमने पत्तियों को फैला दिया और रेजिन के सख्त होने तक इसे मेज पर छोड़ दिया। 2 दिनों के बाद हमारे ढके हुए बर्गर से प्लेट्स को निकालने का वक्त आ गया था। ये काफी मुश्किल से निकली, लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद थी, सख्त हुए रेजिन की दीवारें हर तरफ से बिल्कुल चिकनी हैं। हमने किनारों को साफ किया और इस तरह हमें एक इनकैप्सुलेटेड बर्गर की ब्रिक मिल गई। जरा देखिए तो ये कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बर्गर को उबलते हुए पानी में डाल दिया गया हो और वो उसी पल जैसे जम गया हो। शायद इस इफेक्ट को खुद से तैयार करना बहुत मुश्किल होगा। बर्गर से उलट फ्राइज मजबूती से नीचे की सतह से चिपके हुए हैं और कहीं तैर नहीं रहे, और इस तरह एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है। बर्गर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ईट में बंद है और कोई नहीं जानता कि 1 साल में इसका क्या होगा, लेकिन 1 साल बाद हम इसे काट कर निकालेंगे और टेस्ट भी करेंगे। हो सकता है कि इसमें बैक्टीरिया पनपने लगे और इतने दिनों में पूरा बन और कटलेट खा जाए, या हो सकता है कि ये काले फफूंद से ढका हो। कमेंट्स में अपनी भविष्यवाणी लिखें और फिर हम देखेंगे कि कौन सही था।